देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं बिनास त्यागी और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। और देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब तो कुछ ही देर में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वॉर मेमोरियल जाएंगे और देश के उन वीर सपूतों को, उनकी शहादत को नमन करेंगे जिनकी बदौलत आज आप और हम खुली हवा में सांस लेते हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। देखिए जरा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके की गणतंत्र दिवस की धूम लगातार नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप गोवा की देख रहे हैं, जहां पर गोवा के मुख्यमंत्री सलामी ले रहे हैं। और देखिए 5 तस्वीरें दिल्ली, उड़ीसा, गोवा और लद्दाख की। तो आप देखिए जवानों का जोश किस तरह से हाई है कि 32,000 फीट की ऊंचाई पर भी -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हाड़ कपा देने वाली ठंड में किस तरह से ये जवान जो हैं वो भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं, हिंदुस्तान की आन बान शान को किस तरह से ऊंचा रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि राज्यों के स्तर पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम मुख्यमंत्री जो हैं अपने अपने स्टेट में परेड की सलामी ले रहे हैं। राजपथ पर आज क्या होने जा रहा है, अब से कुछ देर बाद क्या कुछ होने जा रहा है, वो भी हम आपको बता दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे। तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। उसके बाद राजपथ पर देश के अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आन बान शान वैसी ही होगी हमारे तिरंगे की। आज हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और ताकत का पर्व है। आज हिंदुस्तान अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। निखिल कुमार मौर्य। एक ऐसा त्योहार जो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, बल्कि जिसे पूरा हिंदुस्तान मिलकर मनाता है। भारत की एकता, अखंडता के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरी दुनिया राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत देखती है। Gramya Kalai of the Tamil people, folk dances and the Ayyanar statue. राजपथ पर निकाली जाने वाली झांकियों से हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होती है। इतना ही नहीं, इस बार हिंदुस्तान की ताकत 4 चांद लगाने वाले नए हथियार गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आने वाले। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार पहली बार राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। तो 32 झांकियों में देश की समृद्ध संस्कृति की धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की जान, आन बान और शान नजर आएगी। इस बार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी पेश की जाएगी। इस बार पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। चरणदीप सिंह भदौरिया। इस टुकड़ी में बांग्लादेश के 122 जवान शामिल होंगे। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े रहेंगे जो गणतंत्र के इस पर्व पर लगातार आपको समझाएंगे इस परेड के बारे में और किस तरह से भारतीय सेना के शौर्य की जो प्रदर्शनी है वो एक तरह से राजपथ पर नजर आएगी और जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। JK त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, TP त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ और कमांडर GJ सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और ACP रमेश कुमार हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे समझना चाहें TP त्यागी जी कि अभी मौजूदा हालात में जब चीन एक तरह से चुनौती बना हुआ है और अभी पिछले 2 दिन पहले भी झड़प की खबर आती है, तो इस तरह के मौजूदा हालात में जब भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन राजपथ पर करेगी तो दुश्मन को क्या कुछ संदेश जाएगा? देखिए, बहुत ठीक कहा आपने। चीन के साथ न केवल अभी 3 दिन पहले झड़प हुई,
10 मई को भी हुई पिछले साल और 1967 में भी हुई। और इन तीनों झड़पों के अंदर चीन के सैनिकों को अच्छी तरह से पीटा गया। 1967 में तो करीब 300 सैनिकों के काट दिया और जो अभी झड़प हुई है इसमें उनके करीब 20 सैनिक जो है उनको घायल कर दिया गया है। कुल मिला के बात यह है कि हिंदुस्तान अब 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। आज के इस रिपब्लिक डे पे मुझे बहुत गर्व है 2 कारणों से। पहला कारण तो ये कि ये 1971 की उस लड़ाई का 50वां साल है जो 400 साल के बाद हिंदुस्तान ने जीती थी, जिसमें 93,000 दुश्मन के सिपाहियों को बंदी बनाया था। और मुझे फक्र है कि मैंने उस लड़ाई में भाग लिया और मुझे वीर चक्र मिला था। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि बांग्लादेश का कंटिंजेंट जो है इस बार वो भी नजर आएगा भारतीय सेना के साथ कदम ताल करते हुए। और इस बीच हम आपको सीधी लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं राज्य के स्तर पर परेड की सलामी ले रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा अलग अलग रहा हो, लेकिन अनेकता के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हजारों वर्षों की उस महान विरासत को समेटे हुए भारत के संविधान की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, उस संविधान के मूल भावों का सम्मान करते हुए जहां पर हमारे पास केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की ही बात नहीं बल्कि इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के संवैधानिक महत्व के स्थलों के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम सब का क्या दायित्व है, उन कर्तव्यों का बोध भी हमारा संविधान हमें कराता है। हम सबको भारत के संविधान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इस अवसर पर हम सबको स्मरण करना होगा भारत के संविधान के उन सभी निर्माताओं को, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत के संविधान का ये मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, जिन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भारत के संविधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए एक भाव दिया है। मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माण से जुड़े हुए भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इन सब के बीच जेके त्रिपाठी सर जो सवाल मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी समझने की कोशिश कर रही थी कि चीन के साथ झड़प के बीच आज के राजपथ की परेड, सर प्रतीकों के जरिए भी संदेश जाता है पड़ोसी मुल्क को? जी बिल्कुल, देखिए चीन भी प्रतीकों में ही ज्यादातर विश्वास करता है। आप देखिए तो उनके ग्लोबल टाइम्स हो या पीपल्स डेली हो, वो सब अपने टीवी और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे ही प्रतीक दिखाते हैं कि जैसे भारत को परेशानी में डाल रहे हैं। तो ये सही है कि उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। और ये पहली बार है जब चीन ने समझ लिया है इतने सालों के बाद कि वो मई से लेकर के बैठा हुआ है लद्दाख की सीमा पर अपनी सेना, लेकिन
हम 1 इंच भी पीछे नहीं डिगे हैं और यही चीज चीन को परेशान कर रही है। चीन को यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना या भारत का प्रतिरोध इतना सशक्त होगा। उसने सोचा था कि जैसे सन 62 में कर लिया था वैसे ही थोड़ा बहुत भारतीय रेजिस्ट करेंगे और उसके बाद भारतीय निकल जाएंगे, लेकिन अब वो चीज नहीं रही और अब चीन ये देख करके परेशान है और ये परेशानी में ये चीज इसमें परेशानी और बढ़ा देगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस की हमारी परेड, हमारी झांकी, हमारी जो सशस्त्र सैनिकों का अभ्यास जो है, कदम चालन जो है, वो ये दिखाता है कि हम कितने तैयार हैं, कितने हम प्रतिरोध करने के लिए सक्षम है। हम किसी भी आपदा का, किसी भी संकट का, किसी भी आक्रमण का हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जैसा कि दिया जा रहा है। जी, तो कमांडर रिटायर्ड जीजे सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, अगर आपसे समझना चाहूं, जब चीन अपने फौजियों को कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं गलवान के संघर्ष में, कितने सैनिकों ने शहादत पाई है, उसको कबूलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत अपने गलवान के शहीदों की शहादत को सम्मान करते हुए, उनके शौर्य बलिदान को सम्मान करते हुए आज उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाज रहा है। तो ये भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी और चीन को भी एक कड़ा संदेश। बिल्कुल, ये एक ऐसा संदेश है जिसके साथ हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हम जिसे खुलेपन से काम करते हैं और हमारे दिल के अंदर कोई भी ऐसी छल कपट नहीं है और हम अपने जो जवान हैं उनकी सम्मान करते हैं और उनकी जो शहादत होती है उसको पूरी तरह ऑनर करते हैं, अपने लोगों को दिखाते हैं, लोगों को क्या, दुनिया को दिखाते हैं। ये हमारी ताकत का एक प्रदर्शन है, ये हमारी मसल माइट जो है हमारी फोर्सेस की, उसका एक प्रोजेक्शन है। और साथ में ये भी कहूंगा कि जो चाइना है वो बिल्कुल इस बात से डरा हुआ है कि उन्होंने ये कभी भी अपने सपने में भी देखा था कि ये हिंदुस्तान जो है, हमारा देश है, वो इतनी बड़ी ताकत बनकर ग्लोबल मैप के ऊपर, जो दुनिया का नक्शा है उसके ऊपर आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे जो सेनाएं, जैसे कि हमारी वायु सेना है, हमारी नौसेना है, हमारी थल सेना है, ये आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से राफेल से लेकर फ्रंटलाइन हेलीकॉप्टर्स को देखा जाए, हमारी फायर पावर जो आर्टिलरी की है उसको देखा जाए, हमारी डिफेंस, हमारे आकाश को बचाने की, उसकी एयर डिफेंस से कहते हैं, उसको ताकत को देखा जाए, या फिर हम अपनी नौसेना की शक्ति को देखें, जैसे जिस तरीके से सबमरीनें बन रही हैं, जिस तरीके से हमारी जो जिसे कहते हैं कि एयर पावर वहां पे है विक्रमादित्य के ऊपर, जिस तरीके से हमने न्यू स्ट्रेटजीज बनाई हैं, हमारे नेवल एसेट्स बढ़े हैं, हमारे जो डिफेंस एसेट बढ़ने से दुनिया चौंका चुकी है। बिल्कुल, पूरी अंदर एक ऐसा दुनिया के सामने हिंदुस्तान यकीनन एक मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन सहगल सर, माफ कीजिएगा सर, सहगल सर आपसे समझना चाहेंगे सर, हम चीन के सामने क्या कुछ चुनौती पेश कर रहे हैं, हमने इसकी बात की, लेकिन सर पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक का झटका झेल चुका है उसकी मुश्किलें तो आज की तस्वीरों से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज तो आसमान में राफेल भी नजर आने वाला है। देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शा दिया चीन को कि आज का हिंदुस्तान 1962 का नहीं है। 62 के बाद में हमारी 4 या 5 झड़पें हुई है चीन के साथ में, 67 में याकला और नाथुला एरिया में, फिर 84-87 में चंद्रोंगचू में, फिर गलवान में और फिर अभी लद्दाख में। चारों बारी हमने चीन को पूरी तरह से पछाड़ा है। चीन साफ तौर पे घबरा रहा है हिंदुस्तान से। वो साफ तौर पे जानता है कि आज हिंदुस्तान की वायुसेना और नौसेना और आर्मी इतनी ज्यादा मजबूत है कि हर क्षेत्र में हम चीन को बुरा सबक सिखा सकते हैं। चीन हमारी वायुसेना से भी घबराता है, इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवी से घबराता है। आज केवल एक ही देश है दुनिया का, हिंदुस्तान, जिसने वास्तव में दुनिया के सामने चीन को एक किस्म से बेनकाब कर दिया है। छोटे देश या बड़े देश से चीन से घबराते थे। इवन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में कुछ हद तक वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक इवन अमेरिका भी थोड़ा चिंतित थे चीन से। लेकिन एक ही देश है जिसने साफ तौर पर चीन को गिच्ची से पकड़ा है और दुनिया के सामने कहा है कि ये केवल और केवल पेपर टाइगर्स हैं, इनमें दम नहीं है। ये फौज जो है, इनमें किसी प्रकार का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। एक सिपाही से लेकर उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है,
एक दिन की लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसे में वो कागज पर ही स्ट्रॉन्ग है, वास्तव में काफी से ज्यादा कमजोर है, और उनकी कमजोरी हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शाई है। कल गलवान में हमारे निहत्थे लोगों को उन्होंने अचानक हमला किया, और हमला भी किया मैशेट से साथ में, डंडों के साथ में, जिसके आगे बार्ब वायर लगा था। उसके बावजूद हमारे 20 जवान जो है और एक ऑफिसर और 19 जवान जो शहीद हुए, उसके बदले में हमने तकरीबन बिल्कुल हमारे शौर्य और पराक्रम का लोहा चीन ने भी माना है। जिस तरह से उस बैकफुट पर आना पड़ा, हाई ऑल्टीट्यूड टॉप्स पर हमने कब्जा करा, और नतीजा ये हुआ कि चीन जो है जिस तरह से बैकफुट पर रहा है। लेकिन इस बीच गणतंत्र दिवस का एक और अहम पहलू होता है उन शख्सियत, उन लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक अहम कामयाबी हासिल की है, समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ खास किया है। और ऐसे में पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, और किस किस को इस बार पद्म पुरस्कार मिले हैं, आइए ये भी बताते हैं आपको। इस साल 7 लोगों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुना गया है। सबसे ज्यादा वक्त तक जापान के पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले आबे के कार्यकाल में भारत जापान के संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। आबे सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे। आबे के कार्यकाल में भारत के साथ सबसे चर्चित समझौतों में से एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रहे एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। बाला सुब्रमण्यम का पिछले साल सितंबर में कोरोना के चलते निधन हो गया था। उन्हें पद्म विभूषण के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण समेत 6 राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। बाला सुब्रमण्यम ने अपने करियर में 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए। टीपी त्यागी साहब, एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि क्या बदलते वक्त के साथ जो हमारी परेड है वो भी बदली है? क्या बड़ा बदलाव सर आपको नजर आता है? इसमें 2 बातें मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये पहली बार है जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कॉन्टिंजेंट, लद्दाख का कॉन्टिंजेंट और बांग्लादेश का कॉन्टिंजेंट इसमें शामिल हो रहा है। मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये वो जगह है जिसकी आजादी 30 दिसंबर 1943 को शुरू हो गई थी, 4 साल पहले, और वहां पे अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को रोज आइलैंड में यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। कहने का मतलब ये कि ये जो 26 जनवरी पड़ी है ये उस 125वें जन्म वर्ष नेताजी के में पड़ी है, लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाती है। और ये समय है कि हम अपनी पुरानी भूलों को भी सुधारें। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बोलते हैं राम जवाहरलाल नेहरू। ये गलत है। दरअसल में हिंदुस्तान का अनडिवाइडेड इंडिया का, तब पाकिस्तान नहीं बना था, उसका पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उन्होंने और एक बात और चाहूंगी, रमेश कुमार जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। आज दिल्ली पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण दिन, क्योंकि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात को तो देखना ही है, साथ ही किसान रैली जो है, ट्रैक्टर मार्च का जो ऐलान किया हुआ है, खबरें आ रही हैं कुछ बॉर्डर पर किसान तय वक्त से पहले पहुंच गए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर से। तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा दिल्ली पुलिस के लिए आज कानून व्यवस्था को बनाए रखना इन परिस्थितियों में? देखिए, दिल्ली पुलिस सक्षम है इन चुनौतियों को सामना करने में, मगर ये किसान है, ये भी हमारे देश के नागरिक है, तो ये भी थोड़ा सा सोचेंगे, ऐसे पर्व पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे हमारे पर्व को धक्का लगे। और पूरी फोर्स लगी हुई है, पूरे कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो ये मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। और पहले भी डिस्कशन हो चुके हैं रूट्स के बारे में, तो कई नए कंफ्यूजन आते हैं, तो वो बातचीत के दौरान शॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, बातचीत के बाद परमिशन तो मिली, लेकिन किसानों ने, अभी खबर आ रही है कुछ जगह पर किस तरह से वहां पर इलाकों में बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है, तय वक्त से पहले वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख रहे हैं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर गणतंत्र दिवस बना रहे हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद 10 मिनट से कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजपथ पर नेशनल वॉर मेमोरियल में। बड़ी कवरेज लगातार जारी।